अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, पीछे हम लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने लाइट रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा, जी स्कीम क्या होती है उसको मैंने आपको स्टोरी की सूरत में सारा समझाया। उम्मीद है कि आपको वो स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको टेक्स्ट भी सारा समझ आ गया होगा। जब आपको समझ आ जाती है ना, उसके बाद टेक्स्ट याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। और अपनी याद तो एज इट इज़ ही करना है, क्योंकि पेपर में जो पेपर चेकर्स बोर्ड में पेपर चेक कर रहे होते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चेक कर रहे होते हैं बुक का। तो जो टॉपर्स होते हैं वो यही काम करते हैं कि वो पहले अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद वर्ड टू वर्ड बुक का याद करते हैं, और वर्ड टू वर्ड बुक का याद करने के बाद उसी को जाके पेपर में लिखाते हैं। वो ये रटा मारना नहीं होता। रटा मारना तो वो होता है कि आप समझे बगैर किसी भी चीज़ को याद कर रहे हैं। ये तो समझ के आपने याद किया है, आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी तो है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है कि पहले अच्छे से उस चीज़ को समझना है, समझने के बाद उसको एज इट इज़ याद करना है। मेरे भी बायोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह फुल मार्क्स थे और मैंने भी यही स्कीम अपनाई थी कि पहले अच्छे से सारा समझा और समझ के अच्छे से याद किया, वर्ड टू वर्ड हर चीज़ याद की। कोई साइड बॉक्स नहीं छोड़ना, कोई डायग्राम नहीं छोड़नी, हर चीज़ अच्छे से याद करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप बताएँ, मैं आपको अच्छे से आसानी से समझा दूँगी और आपने इसी तरीके से इंशाल्लाह फिर आपके ज़रूर बायोलॉजी में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको डार्क रिएक्शन पढ़ाती हूँ। डार्क रिएक्शन क्या है? केल्विन साइकिल जो है ना, इस लाइट रिएक्शन को जिस तरह हमने जी स्कीम कहा था, इसी तरीके से डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल बनती है पूरी। मैं क्या केल्विन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था। ठीक है, और ये डार्क रिएक्शन हैं क्योंकि इनको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं है। लाइट हो ना हो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन जो है ना, डिस्कवर की थी किसने? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मेल्विन केल्विन। और उसके कोलीग्स थे, एक बंदा तो काम नहीं कर सकता ना इतना, और उसके कोलीग्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, वहाँ पे इन्होंने काम किया था। अब ये जो वैसे तो ये केल्विन साइकिल बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी समरी इन्होंने आपके लेवल पे बताई हुई है। द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन हो रहे हो तो इसकी समरी हम आपको बता रहे हैं। इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। पेपर के अंदर डार्क रिएक्शन आए, केल्विन साइकिल आए, आपने यही लिखना है। ठीक है, अब इसमें होता क्या? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपको समझ डायग्राम देखनी है इसमें। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको डायग्राम समझने की ज़रूरत है। ये एक साइकिल बन रही है, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए केल्विन साइकिल में क्या होता है, ये सी से केल्विन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी। लाइट रिएक्शन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हुई थी, वहाँ पे वाटर इस्तेमाल हुआ था। हमने पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक वाटर चाहिए होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस की ये वो है इक्वेशन। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, लाइट तो ऊपर से आ रही होती है, क्लोरोफिल भी आ रहा होता है। बेसिकली आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ये तो वाटर हमने लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल कर लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होगी। तो सी से कार्बन डाइऑक्साइड, सी से केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी। कैसे इस्तेमाल होगी इसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, एक्चुअली उसका एक मॉलिक्यूल नहीं, उसके 3 मॉलिक्यूल इस साइकिल के अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल में एंटर हुए। अब क्या होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर प्रोसेस हो रहा है ना क्लोरोप्लास्ट का। ये मैंने आपको बताया था, पूरा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकोइड पड़े होते हैं, ये ग्रैंडा है, और ये सारा स्ट्रोमा होता है। ये वो पड़ा हुआ है, थाइलाकोइड पड़ा हुआ है, और इसके अंदर ये जो फ्लूइड होता है, ये वाला सारा, ये जो अंदर ऐसे फ्लूइड होता है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड है ना, ये जो स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा के अंदर एक्चुअली डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रोमा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसके अंदर डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक, ये जो येलो वाला सारा फ्लूइड है, ये स्ट्रोमा है। अब स्ट्रोमा के अंदर ना पहले से ही एक 5 कार्बन कंपाउंड पड़ा होता है। ठीक है, हायर लेवल में तो सब बहुत डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन आपके लेवल पे इतना ही चलेगा। अच्छा, ये जो डार्क रिएक्शन होता है ना, ये जो स्ट्रोमा हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर पहले से एक 5 कार्बन कंपाउंड पड़ा होता है। वो जो 5 कार्बन कंपाउंड है, वो एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर ना 5 कार्बन एटम है। ठीक है, उसके भी 3 मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब 3 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल चाहिए किसके? वो ये देखिए, ये 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल चाहिए किसके? 5 कार्बन कंपाउंड के। इसके पास भी 5 कार्बन, इसके पास भी 5 कार्बन, इसके पास भी 5 कार्बन। और सेल साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? हवा से आती है, जो बाई एयर होती है। वहाँ से हमने पढ़ा स्टोमेटा के ज़रिए से ये अंदर जाती है। स्टोमेटा के ज़रिए से पहले एयर स्पेसिस के अंदर जाती है, फिर ये मेसोफिल सेल के अंदर जाती है। हम पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है। ठीक है, और इस सेल के स्ट्रोमा के अंदर जो है ना, उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पड़े होंगे, जाहिर सी बात है। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्ट्रोमा के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। ये जो स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर ये 5 कार्बन कंपाउंड पड़ा हुआ था। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। इन दोनों के मिलने से क्या होगा? देखिए, ये 5 कार्बन है और ये 1 कार्बन, 6 कार्बन बन जाएंगे ना। ये 1 कार्बन है तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है ना, ये देखें,
ये देखें 6 कार्बन कंपाउंड बन गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 कार्बन कंपाउंड वाले 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 2 3 मॉलिक्यूल बने, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो है देखें 6 3 18, ये टोटल 18 कार्बन बन रहे हैं इसके अंदर। आपने आगे भी 18 कार्बन पूरे करते जाना है हर कहीं, ठीक है, 18 कार्बन है। अब क्या हुआ, लेकिन ये जो 6 कार्बन कंपाउंड था ये बहुत अनस्टेबल था, ये टूट गया फ़ौरन, ये टेम्पोरली तौर पर बनता है। देखें 6 कार्बन कंपाउंड टूट गया, इसके टूटने से क्या हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड बन गए। ये एक टूटा तो 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये देखें 3 कार्बन लैदा हो गए। ये टूटा तो इसके टूटने से 3 कार्बन कंपाउंड, 2 3 कार्बन कंपाउंड्स बन गए। ये देखें 3 कार्बन कंपाउंड, इसके टूटने से 2 3 कार्बन कंपाउंड्स बन गए। तो ये हमारे पास इसके टूटने से क्या हुआ, जब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो बहुत अनस्टेबल था, जब ये टूटा तो इसके टूटने से हमारे पास 3 कार्बन वाले कंपाउंड मिले। कितने मिले, 6 मिले। देखें 6, पहले क्या हुआ था, 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 थे, 1 2 3 नज़र आ रहा है आपको, 6 कार्बन वाले कंपाउंड थे। फिर ये टूट गए, टूटने के बाद 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स बने, और वो टोटल कितने बने, 6 बने। देखिए पहले भी 6 3 18, 6 3 18 कार्बन पूरे थे। अब भी देखें 6 3 18 कार्बन पूरे हैं, कार्बन एटम्स पूरे ही हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, एटीपी और एनएडीपीएच इस्तेमाल हुआ। वो जो लाइट रिएक्शन के अंदर हमने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए थे एटीपी एनएडीपीएच, वो इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक। और जब इस्तेमाल हुए तो इस्तेमाल होने के बाद हमारे पास ये बन गया। अब ये जो मॉलिक्यूल बने 3 कार्बन वाले, इनमें से एक 3 कार्बन वाले को आपने निकाल देना है। जो एक मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाला, एक कंपाउंड 3 कार्बन वाला था, इसको 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपने बाइंड निकाल देना है। जब इसको बाइंड निकाल के ना, इससे ग्लूकोज आगे बनेगा। अब हमारे पास जब इसको बाइंड निकाल दिया तो अब हमारे पास क्या बचा, ये देखें एक 3 कार्बन कंपाउंड आपने बाइंड निकाल दिया है, और उसको निकालने के बाद आपने ग्लूकोज बना लेना, ये उन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए ग्लूकोज बन गया उससे। अब ये तो बाइंड निकल गया, तो हमारे पास ना 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल रह गए हैं। देखिए 3 कार्बन वाले हमारे पास 5 मॉलिक्यूल रह गए हैं। तो ये 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल रह गए, 5 मॉलिक्यूल रह गए। अब क्या होगा, ये प्रोसेस आगे चलेगा, इस प्रोसेस में मज़ीद एटीपी इस्तेमाल होगी, ठीक है। एटीपी इस्तेमाल होकर क्या होगा कि 3 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल्स थे ना, अब वो क्या हो जाएंगे, ये देखें वो मज़ीद 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने ना वो जो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल शुरू में स्टोमा के अंदर पड़ा हुआ था ना, हमने उसको दोबारा रीजनरेट करना है, उसको दोबारा यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, इनको हमने इस तरीके से अरेंज किया कि इनके अरेंज होने से हमने 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन थे, इसके अंदर 5 कार्बन, इसके 5 कार्बन, इसके 5 कार्बन। तो देखो कितने कार्बन बन गए, टोटल 5 3 15 कार्बन बने, और इसमें भी 15 कार्बन थे। तो कार्बन एटम्स की तादाद पूरी रह रही है, बस मॉलिक्यूल्स को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। पहले हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, हर एक कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन थे। अब यहाँ पे जो हर कंपाउंड बना है उसके अंदर 5 कार्बन है, बस फ़र्क ये है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर देखो ग्लूकोज मिल गया आपको, हमने तो ग्लूकोज ही बनाना था, तो इस प्रोसेस के अंदर आपको ग्लूकोज मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो गई, और जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे एटीपी एनएडीपीएच वो भी इस्तेमाल हो गए। बस ये हमारे पास केल्विन साइकिल है। तो केल्विन साइकिल का टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्या है देखें। ये देखें स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो थे ना, जो आए थे कंबाइंड, वो कंबाइंड हुए, किसके साथ कंबाइंड हुए, वो जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड पड़ा हुआ था स्टोमा के अंदर, उसके साथ कंबाइंड हुए, और कंबाइन होकर उन्होंने क्या बनाया, टू फॉर्म टेम्पोररी 6 कार्बन कंपाउंड, और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाया, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये देखिए आगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखें स्टूडेंट, ये 6 कार्बन कंपाउंड बना था। तो ये टेम्पोरली थोड़ी देर के लिए बनता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब देखिए फिर क्या हुआ, ये जो 6 कार्बन कंपाउंड था ना, ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा। हर 6 कार्बन कंपाउंड टूट के क्या करेगा, 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड बना देगा। ये हमने पढ़ लिया। फिर क्या हुआ, ये जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स थे ना, इनकी हमने क्या किया, रिडक्शन की। वो जो NADPH आया था ना, NADPH से हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन लेके हाइड्रोजन इसमें डाल दिए इन कंपाउंड्स के अंदर, तो हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन हो गई, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या बने, 3 कार्बन कंपाउंड से रिडक्शन के बाद हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बने। बाय यूजिंग ATP एंड NADPH हमने ATP इस्तेमाल की। ये देखिए मैं आपको आगे समझाती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, वही उन्होंने कहा हुआ है कि वो जो 3 कार्बन कंपाउंड थे, ये टूट गया था ना 6 कार्बन कंपाउंड, ये टूट के 3 कार्बन कंपाउंड बन गया था। तो वो जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी रिडक्शन हुई। रिडक्शन कैसे हुई, NADPH से हाइड्रोजन ले लिया हमने, NADPH से हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन लेकर रिडक्शन कर दी, और ATP से भी एनर्जी ले ली। तो वो 3 कार्बन कंपाउंड जो है ना, वो रिडक्शन के बाद 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन गए। ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन गए। वही उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 कार्बन जो कंपाउंड थे वो रिडक्शन हुई उनकी, और वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन गए। कैसे, ATP इस्तेमाल करके और NADPH से हाइड्रोजन इस्तेमाल करके। अब ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बने हैं ना, इनमें से एक 3 कार्बन हाइड्रेट को हमने निकाल दिया, और उससे हमने ग्लूकोज बना लिया, बन गया था ग्लूकोज, ठीक। अब हमारे पास बाकी जो थे ना
5 मॉलिक्यूल्स बचे थे, 1 2 3 4 5, बाकी 5 मॉलिक्यूल्स बचे थे 3 कार्बन वाले। ये देखें, इनको हमने दोबारा रीजनरेट कर लेना है, ठीक है, इनको दोबारा रिसाइकल थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, और अरेंज करके इनसे हमने क्या करना है, वही ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड बना देना है। जो साइकिल के शुरू में 5 कार्बन कंपाउंड पड़ा हुआ था ना, वही दोबारा बना लेना है, वही दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स थे वो रिड्यूस्ड, उनको दोबारा रीजनरेट किया जाएगा, और रीजनरेट करके हम ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड बना लेंगे। इस स्टेप के अंदर भी ATP इस्तेमाल होती है, लेकिन इन्होंने शो नहीं करवाई हुई, लेकिन मैंने शो कर दी थी यहाँ पे। ये देखिए ATP, इस स्टेप के अंदर भी ATP इस्तेमाल हुई। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रही, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। डार्क रिएक्शंस, इस प्रोसेस के नतीजे में देखिए ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो बन गया ना, ये खुराक है, यही तो हम खाते हैं ग्लूकोज। ये प्लांट्स ने इस तरीके से ग्लूकोज केल्विन साइकिल के ज़रिए से C से केल्विन, C से कार्बन डाइऑक्साइड, केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगले टॉपिक्स में हम रोल ऑफ क्लोरोफिल और लाइट पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल और लाइट का क्या किरदार है, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस के। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।